इजरायल हमास युद्ध का सीजफायर हो गया है और इस सीजफायर का के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने ही क्रेडिट लिया है। लेकिन अब इस जंग के युद्ध विराम के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के होने की उम्मीद बढ़ने लगी है, लेकिन इन उम्मीदों को झटका लगा है। इसी के साथ खुद यूक्रेन ने दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इस युद्ध के खत्म होने को लेकर एक सर्वे किया, जिसमें यूक्रेनी जनता ने इस युद्ध के आगे भी चलते रहने की आशंका जताई है और यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को नहीं खत्म करा सकते। रिपोर्ट के मुताबिक 31% यूक्रेनी जनता का कहना है कि यह युद्ध और आगे चलेगा, तो वहीं 31% ने कहा कि यह कहना है कि ट्रंप इस युद्ध को खत्म करा सकते हैं। इस सर्वे से ज्यादा यूक्रेनियों ने माना कि यह युद्ध 2025 के आखिर तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि जो संभावनाएं बनती हुई आ रही हैं, वो संभावनाएं कितनी सच्चाई में साबित होती हैं, क्योंकि अगर बात कर ले और हमास युद्ध की तो सीजफायर हो गया है, लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि रूस यूक्रेन युद्ध का क्या कुछ होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि युद्ध कब खत्म होगा रूस यूक्रेन का, कि यहां पर रूस की ओर से भी लगातार हमले देखे गए, वहां यूक्रेन ने भी लगातार रूस पर हमले किए। तमाम प्लानिंग यूक्रेन भी करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध थमेगा, क्या शांति स्थापित होगी। तमाम सवाल तब से हम देखते हुए आ रहे थे, लेकिन बीच में यह भी देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच तनातनी भी मिली। ऐसे में देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कितने कामयाब होंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध रोकने में। ऐसे में यह भी देखना होगा कि अब इजरायल और हमास में तो सीजफायर हो गया है, लेकिन अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच क्या कुछ होने वाला है, ईरान के प्रति किस तरीके से रिश्ते होंगे। तो ये तमाम सवाल जो है वो अभी भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से अब रूस यूक्रेन का युद्ध रुकेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर टीपीएस त्यागी जी, सर बहुत स्वागत। वहीं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। टीपीएस त्यागी जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि यहां पर हमास और इजराइल के बीच तो सीजफायर हो गया है, लेकिन अगर रूस और यूक्रेन को युद्ध को देखें तो किस तरीके की संभावनाएं जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए, हमास और इजराइल में सीज फायर हो गया है, ये टेम्परेरी है। क्या कभी धर्म के ऊपर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी हाँ, जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो युद्ध धर्म के ऊपर आधारित होते हैं, क्या वो कभी खत्म होते हैं? तो पहली बात तो ये कि युद्ध कभी परमानेंटली खत्म होगा ही नहीं इजराइल और हमास का। टेम्परेरी सीज फायर है, और वो टेम्परेरी भी कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। क्योंकि अगर हमास की तरफ से देखें तो जो हमास के वो सिनवार थे, याह्या सिनवार, वो तो मर गए, लेकिन उनका भाई मोहम्मद सिनवार जिंदा है। और उसने जो जनाजे में लोग जाते हैं फलस्तीनियन के, वहां पे जो नए लड़के हैं उनको ये कहा कि हम तुम्हें फ्री में खाना भी देंगे, हम तुम्हें मेडिकल सुविधाएं भी देंगे, तुम्हारे परिवार को भी देंगे। और कहाँ से देंगे? बोले जो कुछ मदद आती है फलस्तीनियन में उन ट्रकों से हम पहले भी लूटते रहे हैं, आगे भी लूटेंगे, और लिहाजा उनको वो ज्वाइन कर रहा है। और उनको ज्वाइन करवाने के बाद पिछले 14 दिनों में उसने करीब 10 इजरायली सैनिकों को मारा भी है। लिहाजा ये स्थिति को ये कह देना कि हमास और इजराइल के अंदर एक परमानेंट हो गया है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसी ही सिचुएशन इजराइल में बनी हुई है। इजराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो उनका सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उसने कहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर आपने सीज फायर कर दिया तो। पर फिर भी मान लेते हैं कि सीज फायर हो गया, कुछ दिन तक ये चलेगा, लेकिन इससे रीग्रुपिंग का टाइम मिल जाएगा, रीबिल्डिंग का टाइम मिल जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर ये युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जैसा हम 1948 से देखते चले आ रहे हैं और आगे बढ़ेगा। इजराइल भी ग्रेटर इजराइल बनाना चाहेगा,
ये बात तो यहाँ की हो गई। अब बिल्कुल अगर आप सर, यूक्रेन ये तो समय ही बताएगा कि किस तरीके से जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जी अगर अगर हम अभी की तस्वीर देखें तो सीज फायर हो गया है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक यूक्रेन और रशिया की बात है, ये युद्ध अभी सीज फायर इसके जी होने के चांसेस बहुत कम है। कारण ये है कि जो नेटो है कारण ये है कि जो नेटो है, उस नेटो ने ये कह दिया है कि अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, हम्म हम यूक्रेन को 2027 तक हथियार देते रहेंगे। हम्म इतना ही नहीं, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने तो ये कह दिया है कि हम वहां पे अपने ट्रूप डिप्लॉय कर रहे हैं। हम्म और यूनाइटेड किंगडम ने तो ये कहा है कि हम यूक्रेन के साथ 100 साल की सपोर्ट देंगे। अरे 100 साल पहले तो खुद यूक्रेन रशिया का हिस्सा था, चाहे उनके इन वादों में कोई दम ना हो, लेकिन नेटो इसे खत्म नहीं होने देंगे और रशिया अपनी शर्तों के बगैर इसको मानेगा नहीं। लिहाजा ये अभी मुझे लगता है कि सिचुएशन जब बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि यूक्रेन के पास कोई रास्ता जी नहीं रहेगा, तब तो अलबत्ता अगर सीज फायर हो जाए तो हो जाए, वरना ये चलता रहेगा। बिल्कुल सर, और क्योंकि सिचुएशन, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन यहीं पर खराब होती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ जहां अमेरिका से हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये युद्ध रुके, लेकिन नाटो ने जो फैसला लिया है उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। वीएन झा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीएन झा जी, क्योंकि अभी आपने टीपीएस त्यागी जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो किस तरीके से चलने वाला है ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर यहां पर हम इजराइल और हमास की बात करें, सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जो युद्ध होने की आशंका है वो बनी रहेगी। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, त्यागी जी ने काफी सारी चीजें बताई हुई है और रीजन के साथ में, लॉजिक के साथ में बताया हुआ है। जी को ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका, दोनों युद्ध में अमेरिका एक कॉमन फैक्टर है। हम्म अमेरिका बहुत बड़ा भागीदार है दोनों में, चाहे वो इसराइल के साथ में हो, चाहे वो यूक्रेन के साथ में हो। हम्म ये तो तय है। आज के दिन में ये बात भी तय है कि अगर अमेरिका चाहे तो दोनों की तरफ में युद्ध बंद हो सकता है। इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि जो इसराइल हमास का वॉर है, इसमें इसराइल को तो अमेरिका मना कर सकता है, अमेरिका रोक सकता है, लेकिन जिहादी जो है दूसरी तरफ में, जी उसको कौन रोकेगा? उसको रोकने वाले कोई नहीं है। जब तक उनकी कमर, उनकी पाँव ना तोड़ जाए, उनको उनको धाराशायी ना कर दें, तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। हम्म और आपने इनिशियल जो महीने थे उसमें सुना ही होगा हिजबुल्लाह को कहते हुए, ईरान को कहते हुए कि ये जो 7 अक्टूबर 23 जो जैसा जो अटैक था, हम बार बार करते रहेंगे। हम्म तो ये उनकी आइडियोलॉजी में, ये उनकी मानसिकता में है। ये अनरवा के चलाए हुए जितने स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो गाजा में हो, वेस्ट बैंक में हो या और कहीं पे हो, हम्म वो बचपन से ही बच्चों को यही सिखाते आ रहे हैं कि जो ज्यूज हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं। हम्म उसको खत्म करना ही जो कुरान शरीफ जो है वो तुमको वही सिखाता है, जो जो इस्लाम है वही सिखाता है कि काफिर को खत्म करो। ये चीजें उनके दिमाग में बचपन से डाली जाती है। हम्म तो ये युद्ध अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल को तो रोक सकता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे कल को जब बड़े होंगे, ये जब जिहादी बनेंगे, इसको कौन रोकेगा? हम्म तीसरी चीज, दोनों के सपोर्टर्स हैं। मतलब अगर यूक्रेन रशिया को देख लीजिए, तो आज के दिन में यूक्रेन के पूरे नेटो सपोर्टर हैं। रशिया के ऑलरेडी एक सपोर्टर तो आ गया है जो उसके तरफ से लड़ रहा है, वो है नॉर्थ कोरिया। इसी तरह से जो गाजा और इसराइल का युद्ध है, इसराइल की तरफ से और कोई नहीं लड़ रहा है, इसराइल अकेला लड़ रहा है। हम्म उसके तरफ शक्तियां हैं, लेकिन जो फुट ऑन द ग्राउंड कहते हैं वो और कोई नहीं है। हम्म लेकिन हमास के तरफ से उधर हिजबुल्लाह है, उधर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, इसके तरफ इसके अलावा भी ले लीजिए यमन से जो होती है वो भी इसके लिए लड़ रहे हैं। और जब धर्मगुरु हैं ईरान के, जब उन्होंने कहा था कि मैं पूरे विश्व के मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो सब मिल जाएं इसमें और इसराइल को खत्म कर दें, तो ये कहीं न कहीं एक आइडियोलॉजिकल वॉर जो है उसका रूप लेता हुआ कहीं न कहीं दिख रहा था। तो इसीलिए जो हमास हैं उसके तो सपोर्टर या सिंपैथाइजर बहुत सारे हैं, लेकिन इसराइल के साथ आज के दिन में कोई
फुट ऑन द ग्राउंड खड़ा नहीं है, इसराइल अकेला ही लड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करती हैं जी। कि जो यूक्रेन रशिया का वॉर है और गाज़ा हमास का वॉर है। ज़रूर यहाँ पे सीज़ फायर हुआ है। हम्म। सीज़ फायर कंडीशनल है, क्योंकि यूक्रेन ये जानता है कि कल को हमास को फुर्सत मिलेगी, उसको उसको सीज़ फायर का जो जो अंतराल है वो मिलेगा, वो फिर से ऑर्गेनाइज़ करेगा। उनके यहाँ पे फिर से जिहादी फोर्सेस आएँगे, वो फिर से इस तरह की हरकतें करने को कम से कम सोचेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ बिल्कुल है, सर। और देखिए, जी जी थोड़ा-सा जी थोड़ा-सा 30 जी सेकंड और दीजिएगा। जी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस सीज़ फायर में, कि इस्राएल का जो जो प्रण था कि मैं हमास को खत्म कर दूँगा, उसको शासन से वहाँ से निकाल दूँगा, हम्म। इसका कहीं भी सीज़ फायर में ज़िक्र नहीं है। मतलब कल के दिन में हो सकता है कि हमास को पास में पावर रह जाए और कल के दिन में फिर से वो ऐसा करे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें वो सारे प्रावधान हैं जो कि एक कंप्लीट सीज़ फायर का जो जो ज़िक्र होता है, वो करे। मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज़ के बाद ये सीज़ फायर कहीं न कहीं टूटने वाला है। हो सकता है कि फर्स्ट फेज़ में ही कहीं न कहीं ये सीज़ फायर जो है, वो उसके टूटने का बिल्कुल सर। चांस और हो। जिस ये तरीके से हालात इसराइल ने भी देखे हैं, तो इसराइल भी इस बार पूरी तरीके से तैयार रहेगा कि अगर ये सीज़फायर टूटता है और फिर से युद्ध के हालात बनते हैं, तो नेतन्याहू कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से तैयार होते हुए मिलेंगे। देखना होगा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमेगा या नहीं थमेगा। और अब क्योंकि इसराइल और हमास में सीज़फायर हो गया है, तो ये भी संभावनाएं और आशंकाएं हैं कि क्या ये सीज़फायर चलेगा, या ये आशंका कि ये सीज फायर टूट सकता है और एक बार फिर से युद्ध की स्थिति पनप सकती है। ये आने वाला समय ही बताएगा। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टीपीएस त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रूस यूक्रेन की बात करें तो जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहीं ना कहीं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई हो रहे थे उसमें तो कमी आएगी, लेकिन नाटो की तरफ से जो पूरा सपोर्ट जा रहा है यूक्रेन को, तो क्या यूक्रेन उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा? नाटो का सपोर्ट कितना मायने रखता है? देखिए, नाटो का सपोर्ट हालांकि ऑन द ग्राउंड ज्यादा मायने नहीं रखता। नाटो का बाउल बड़ा है, डिफेंस प्रोडक्शन कम है और उनके अंदर लड़ने की क्षमता भी कम है एज कंपेयर टू रशिया, ये तो मान लिया। लेकिन ये भी तो है कि वो 32 कंट्रीज है और रशिया अकेला है। थोड़े बहुत उसमें नॉर्थ कोरिया के ट्रुप थे। जो इजराइल और हमास की लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पे भूमि की लड़ाई है। और जो भूमि है वो पुतिन ने 2005 में था कि मैं सोवियत यूनियन के पुराने वैभव को लाना चाहता हूँ। अब 3 सवाल हैं छोटे छोटे। पहला, क्या डोनाल्ड ट्रंप तैयार होंगे कि जो एडिशनल सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई गई है, उसके कच्चे तेल के ऊपर, उसके वेजल्स के ऊपर, उसके टैंकर्स के ऊपर, कि आप उन्हें ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्या डोनाल्ड ट्रंप उन्हें हटा देंगे? वन। सेकंड, लिथुआनिया आउट ऑफ द ब्लू वो आ गया सामने और वो कहता है कि कैलिनिनग्राड जो है वो मेरा है, ये रशिया का नहीं है, पुराने समय में ये हमारा था। क्या डोनाल्ड ट्रंप लिथुआनिया को मनाएंगे कि वो अपना दावा वापस ले ले? और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर चाहे बल से करना पड़े कब्जा कर लूंगा। रशिया ने कह दिया 50% मुझे चाहिए। और इतना ही नहीं, उसके पास जो 2 आइलैंड है जो नॉर्वे के हैं, उसने कहा ये 2 आइलैंड भी चाहिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ा। क्या इन तीनों चीजों के लिए रशिया अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एग्री करेंगे? और अगर ये एग्री करते हैं तो फिर वो जो फर्स्ट चाइना पॉलिसी है, सॉरी फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी है, वो पॉलिसी के तो ये अगेंस्ट होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध शायद खत्म हो सकता है अगर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इंग्लैंड को, जर्मनी को और ये जितने लिबरल डेमोक्रेसीज हैं कि रशिया के पास जो वेपन्स हैं वो ऐसे हैं कि उनकी काट नहीं है। यूरोप में उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की या ऑर्सेनिक जैसी मिसाइल की या सरमट और यार्ड मिसाइल की काट नहीं है। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है।
तो अगर बिल्कुल वो सर, आया और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि रूस और अमेरिका की जब ताकत की बात आती है तो रूस भी कितना ताकतवर है, ये पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में खुद यूक्रेन को भी वही चीज समझने की जरूरत है और नाटो देशों को भी यही चीज समझने की जरूरत है। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले समय में वो इन सिचुएशंस को समझेंगे या फिर नहीं समझेंगे। वीएन झा जी, क्योंकि अगर यहाँ पर बात नाटो की आती है तो जाहिर सी बात है नाटो ने यह ऐलान तो कर दिया है समर्थन देने का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरीके से अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सिचुएशन संभाल पाएंगे या फिर नहीं संभाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सर माफ कीजिएगा, समय की कमी है, इसलिए यहीं पर ये चर्चा रोकनी पड़ रही है, लेकिन ये देखना होगा कि जो ये स्थिति है वो किस तरीके से बनती हुई नजर आएगी और ये भी देखना होगा कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुकेगा या नहीं रुकेगा और हमास और इजराइल का सीज फायर कितना कामयाब होता है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।